So, welcome back to the channel. So, today's topic will be eigenvalues and eigenvectors. ऑलरेडी इन सब का मतलब एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि कैसे एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज और आइगन वैल्यूज निकालना होता है। आज जस्ट फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर जो मेन टॉपिक होगा वो होगा वेक्टर स्पेस, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, उतना बड़ा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या है ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, तो प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। आइगन वैल्यू मतलब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और ये एन क्रॉस एन ऑर्डर है इसका, तो अ नॉन जीरो वेक्टर वी, वेक्टर यानी जिसका डायमेंशन होगा वो कॉलम वेक्टर होगा, सो दिस विल बी एन क्रॉस वन। ये आइगन वेक्टर ए का होगा जब एक स्केलर नंबर होता है। स्केलर नंबर मतलब जो जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब जो नॉर्मल हम लोग नंबर्स यूज करते हैं, ताकि ए वी इज इक्वल्स टू लामदा वी हो। बस एकदम सिंपल सी बात है कि उस मैट्रिक्स को अगर हम लोग वी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी यानी क्या, वी यानी हम लोगों का नॉन जीरो वेक्टर जिसको हम लोग आइगन वेक्टर बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा लामदा इंटू वी। ठीक है, द स्केलर लामदा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, स्केलर को ही हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में अच्छे से किया है, तो अभी के लिए एग्जाम्पल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है देख लो, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लामदा है, मतलब ए माइनस लामदा जो हम लोग इक्वेशन बनाते हैं जब आइगन वेक्टर्स निकालते हैं या फिर आइगन वैल्यूज निकालते हैं, तब इसी इक्वेशन को ही हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलते हैं। यहाँ पर आई हो गया हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका साइज एकदम ए के बराबर है। तो आपको अगर पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो आपको ये सब लिखना होगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल खुद का भी लगा सकते हैं, ये वाला भी लगा सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल। सिंपल सी बात है, देखो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, और अगर इक्वल्स टू जीरो कर दे तब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एकदम सिंपल, मतलब इतना तक कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और पूरा का पूरा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो फाइंडिंग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब हम लोगों ने क्लास पे अच्छे से डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। मेन जो पार्ट है वो अब पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैसे होता है, वो सभी चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टी वन, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। याद रखना, अगर हम लोग मतलब हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, उसका फॉर एग्जांपल कुछ आइगन वैल्यूज निकलता है लामदा वन, लामदा टू, लामदा थ्री, डॉट 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 लामदा एन। ठीक है, और मैट्रिक्स का साइज है एन क्रॉस एन। ठीक है, मैट्रिक्स का साइज है एन क्रॉस एन। तो फिर अगर सारा का सारा आइगन वैल्यूज हम लोग प्लस कर दे, तो उसका वैल्यू होता है ट्रेस के बराबर। ट्रेस क्या होता था, ट्रेस होता था मतलब एक मैट्रिक्स का जो डायगनल एलिमेंट्स होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स अगर ऐसा होता है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, तो फिर सॉरी A9, तो फिर जो ट्रेस होता है, ट्रेस बेसिकली होता है A1 A5 और A9। डायगनल एलिमेंट्स को अगर हम लोग प्लस करते हैं, तो फिर उसका वैल्यू एकदम बराबर आएगा किसके साथ, आइगन वैल्यूज का सम के साथ। ठीक है, तो ये था सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर अब हम लोग अब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब लामदा वन, लामदा टू, लामदा थ्री, डॉट 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 लामदा एन प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को मतलब आइगन वैल्यूज का आइगन वैल्यूज हम लोगों को पता है, तो उन आइगन वैल्यूज को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। फिर आता है जीरो आइगन वैल्यू। ठीक है, अब मैट्रिक्स A हैज आइगन वैल्यू जीरो इफ एंड ओनली इफ A इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या था, सिंगुलर का मतलब था कि वो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो होना चाहिए। अगर ये होता है तभी हम लोग बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू, एक या एक से ज़्यादा, मतलब एटलीस्ट एक, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इसका जीरो होगा। तो वही बात यहाँ पर बताया गया है। फिर देखो प्रॉपर्टी फोर, आइगन वैल्यू ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, याद करके देखो। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 5 0 0 7 ऐसा है। तो आप देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा ट्रायंगल में हो रहा है। अपर ट्रायंगुलर बोलते थे हम लोग, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप यहाँ से डायरेक्टली आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो होगा इन लोगों का डायगोनल वैल्यूज। मतलब आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, आइगन वैल्यूज होगा 1 होगा, 4 होगा और 7 होगा। एकदम सिंपल सी बात है, वही ये वाला प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बोला गया है। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रांसपोज। ओके, सो प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आइगन वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स एंड इज ट्रांसपोज हैव सेम आइगन वैल्यूज। मतलब अगर आपके पास कुछ मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यूज निकालते हो और उस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर देते हो, ठीक है, मतलब रो को कॉलम बना देते हो, कॉलम को रो बना देते हो, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका भी आइगन वैल्यूज ओरिजिनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज के साथ एकदम बराबर होगा, यही बोला गया है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 को देख लेते हैं कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन के लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ के ए। मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका आइगन वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। तो आपको पूछा गया है कि 3a का आइगन वैल्यूज क्या क्या होगा, तो सिंपली आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये होगा 3, ये होगा 6, ये होगा 9। सिंपली इंटू 3 कर दिया मैंने और कुछ भी नहीं। ठीक है, यही ये बात ये प्रॉपर्टी नंबर 6 बताता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 7 थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसको आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू कैन स्किप प्रॉपर्टी नंबर 7। आगे बढ़ते, एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि वेरीफाई प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 फॉर एक मैट्रिक्स दिया गया है विच इज आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका आइगन वैल्यूज दिया हुआ है 4 और 2। तो एक बार सम निकालते हैं, इसका सम कितना होगा, 4 + 2 करने से 6 होता है। और आप देखिए ट्रेस जो होता है, ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यू मतलब डायगोनल एलिमेंट्स होता है, तो 3 + 3 ही होता है इधर, तो वो भी 6 ही हो रहा है, वही यहाँ पर लिखा गया है देखो। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा, 4 2 जा करने से कितना होता है, 8 होता है। और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो क्या होगा, 3 × 3 - 1 × 1। तो इसको तो आप अगर सॉल्व करते हो तो इसका आंसर भी 80 होगा। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ सी। तो देखिए आप, ये बिल्कुल एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसका आइगन वैल्यूज इसका डायगोनल एलिमेंट्स होगा। मतलब आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा 2 5 और 4, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर तो वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आप कर ही सकते हो मल्टीप्लाई वगैरह करके। ठीक है, अब तो 2-3 स्पेशल केसेस हम लोग देख लिए थे। तो पहला स्पेशल केस है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हैज एन आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल्स टू 1 विथ मल्टीप्लिसिटी n। सिंपल बात यह है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू देखो डायगोनल एलिमेंट होगा, मतलब 1 होगा। और 1 कितना बार आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये 2 बार इसको, तो इस ये 1 कितना बार रिपीट हुआ, 1 2 बार रिपीट हुआ। इस 2 को ही हम लोग मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का तो लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगा, उसका मल्टीप्लिसिटी n होगा, सिंपल सी बात है। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का होता है डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज हो जाता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज हो जाता है। फिर केस 4, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज हैव रियल आइगन वैल्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस है उन लोगों का हमेशा रियल आइगन वैल्यूज होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखा गया, आप खुद से देख पाओगे इसको। आगे बढ़ते, तो वही यहाँ पर रिवीजन जो आपका की पॉइंट्स है सब कुछ लिखा गया है कि आइगन वेक्टर वी तो ये होता है, फिर आइगन वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, फिर आइगन वैल्यू एक एक इसको सॉल्व करेंगे तो आइगन वेक्टर निकल जाता है एवरी आइगन वैल्यू के लिए। सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रायंगुलर, फिर ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी है, इन लोगों को आप इन चीज़ों को आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ये सब मतलब थोड़ा सा एडवांस है। अगर आपको कुछ एडवांस सीखने का मन है तो आप ये देख सकते हो, या फिर एग्जाम के लिए दिस इज़ नॉट नीडेड। ओके,
अब आते हैं मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस आपका मतलब यूनिट, जो यूनिट ये था आइगन वैल्यूज का जो यूनिट था उसका ही लास्ट पार्ट है, तो उतना बड़ा कुछ है नहीं इसमें। दो तीन कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा से दिखा दूंगा, वो सब एग्जाम में आता है, जनरली नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मैं बता दूंगा कौन सा क्या आता है कौन सा नहीं आता है। पहला चीज़, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस पढ़ लेते हैं। देखो बेसिकली हम लोगों ने सबसे पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ा, फिर हम लोगों ने रिंग थ्योरी पढ़ा, फिर हम लोगों ने फील्ड थ्योरी पढ़ा। अब ये जो वेक्टर स्पेस होता है ना, ये इसके बाद आता है। मतलब वेक्टर स्पेस ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी के बाद आता है। ये इससे भी बड़ा है। ठीक है, इसमें और कंडीशंस लगता है और मतलब कुछ होता है। मतलब सीधा सीधा बात में अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये बेसिकली फील्ड थ्योरी से भी हार्ड होता है। तो देखो, अब वेक्टर स्पेस V ओवर ए फील्ड F, हमेशा याद रखना। पहला बात, अगर वेक्टर स्पेस हम लोगों को बनाना है तो पहला बात हम लोग फोकस करेंगे कि ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, मतलब हम लोगों को पहले एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। ठीक है, और ये नॉन एम्प्टी सेट एक फील्ड के ऊपर होगा। फील्ड क्या है तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, उस फील्ड के ऊपर बेस्ड करके होगा। अब बेस्ड का मतलब क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। देखो टिपिकली फील्ड हम लोग रियल नंबर लेते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। ठीक है, तो वही बोला कि इज अ नॉन एम्प्टी सेट। जो वेक्टर स्पेस होगा उसको पहला कंडीशन है कि उसको नॉन एम्प्टी सेट होना होगा। फिर उसमें देखो, अब मैंने क्या बोला था, वेक्टर स्पेस ऑब्वियसली ग्रुप थ्योरी के ऊपर है, रिंग थ्योरी के ऊपर है, फील्ड थ्योरी के ऊपर है। तो अगर ये रिंग थ्योरी के ऊपर है तो मतलब इसको रिंग तो होना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पर दो ऑपरेशंस रहेगा। तो वही देखो, टू ऑपरेशंस। पर ऑपरेशंस कैसा होगा? वेक्टर एडिशन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो ऑपरेशंस होगा और उन दोनों ऑपरेशन को 10 पॉइंट्स को हम लोग स्टाइल में एक्सियम बोलते हैं, 10 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, हर एक वेक्टर्स के लिए ये जो अभी तक हम लोगों ने 10 पॉइंट्स बोलेंगे उसको सेटिस्फाई करना होगा, जो दो ऑपरेशन हम लोगों ने डिफाइन किया है। वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है? वेक्टर एडिशन का मतलब कि अगर मेरा ये वेक्टर स्पेस है और इसका दो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल u और v, तो u और v को मैं ऐड कर सकता हूँ। ये वो बताता है वेक्टर स्पेस। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है वो समझ लो कि अगर मैं v से एक एलिमेंट उठाता हूँ u, और स्केलर बोला गया ना, स्केलर मतलब फील्ड से आएगा, और फील्ड से मैं अगर एक स्केलर नंबर लेता हूँ k, तो फिर k और u को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, k और u को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बात क्लियर हुआ? एकदम सिंपल सी बात है कि वेक्टर स्पेस में पहला बात दो ऑपरेशन होता है, एक होता है वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जो V सेट होगा जिसको हम लोग वेक्टर स्पेस बनाने वाला है, पहला कंडीशन ये है कि उसको नॉन एम्प्टी सेट होना होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि वो V से हम लोग दो ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे, एक होगा वेक्टर एडिशन, दूसरा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन क्या होता है कि V से अगर हम लोग दो एलिमेंट उठा लेते हैं u और v, तो दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि हम लोग एक वेक्टर उठाएंगे v से और फील्ड से एक स्केलर उठाएंगे। फील्ड से हमेशा स्केलर आता है। ठीक है, तो एक स्केलर और एक वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही बात यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या 10 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस एंड राइट द 10 कंडीशंस एट्रा एट्रा। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही आता है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी पहला क्या है? u प्लस वी बिलोंग्स टू कैपिटल V। मतलब जो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है कि बाइनरी ऑपरेशन का लॉजिक कि दो एलिमेंट्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो ओरिजिनल सेट में होना चाहिए। ठीक है, तो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होना चाहिए। मतलब मैं अगर वेक्टर को उस फील्ड से लाया हुआ स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आंसर आएगा, मतलब के यू जो आंसर आएगा, ये V में रहना चाहिए, ये V में होना चाहिए। मतलब अगर हम लोग एक वेक्टर उठाता है वेक्टर स्पेस से, उसको एक स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, तो जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल वेक्टर स्पेस में रहना होगा, मतलब ओरिजिनल सेट में रहना होगा। सीधा सीधा बात कि सी यू बिलोंग्स टू वी। सी यहाँ पर वेरिएबल है, आप जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर के लेके समझाया। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देते हैं एडिशन प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी रिंग थ्योरी में अच्छे से पढ़ के आए, तो ये सब इजी होता है। ग्रुप थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, फिर एडिटिव इनवर्स, ये सब तो एक ही प्रॉपर्टीज हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ये सब तो ग्रुप का प्रॉपर्टीज था ना। फिर देखो अब रिंग का प्रॉपर्टीज आने लगेगा। रिंग का पहला प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, पर इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो इस बार जो सी क्या है, कि सी था आपका स्केलर, सी था आपका स्केलर, और वी यू ये सब आपका वेक्टर था। तो पहला बार देखो, पहला जो 7 नंबर प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर देखो कि ये जो स्केलर है ये वेक्टर्स के ऊपर फैल जा रहा है। मतलब एक बार सी यू के साथ लग जा रहा है और दूसरा बार सी वी के साथ लग जा रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 8, इसमें क्या हो रहा है कि दो स्केलर है एक वेक्टर है, दो स्केलर और एक वेक्टर, और इस बार उल्टा होता है, जो वेक्टर है दोनों स्केलर के साथ लग जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। ठीक है, तो ये रिंग थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही लिया गया है। फिर देखो एसोसिएटिव फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब मल्टीप्लीकेशन के लिए भी इसको स्केलर हो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना होगा, और मल्टीप्लिकेशन क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट वाला पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब एक कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको तुम यूनिटी के जैसा भी समझ सकते हो, क्योंकि रिंग में सेम ही लॉजिक होता है यूनिटी का। आगे बढ़ते हैं तो इलास्ट्रेटिव एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि देखो एक सेट दिया हुआ है आर स्क्वायर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर विद द स्टैंडर्ड एडिशन। देखो जो नॉर्मल सबसे बेसिक सेट होता है वो होता है ये आर स्क्वायर को हम लोग कार्टेशियन प्लेन के जैसे भी समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा था। वो सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस होता है। ठीक है, आर स्क्वायर होता है एकदम ईजिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस। और यहाँ पर एडिशंस कैसा होता है, देखो वेक्टर्स ऐसा होता है, टपल में होता है, इसको हम लोग 2 टपल बोलते हैं ना, ये सब आप कोडिंग में सीखे हो कि इसको हम लोग टपल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली 2 टपल है। ओके, या फिर आप इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर के साथ प्लस होगा, तो देखो पहला एलिमेंट प्लस होगा, फिर दूसरा एलिमेंट प्लस होगा। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखो वही हो रहा है, एक नंबर हम लोग वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नंबर फैल जा रहा है, एक बार एक्स के साथ लग गया, दूसरा बार वाई के साथ लग गया, तो ये वाला चीज़ आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर स्पेस होता है। और एग्जाम्पल देखो, शो दैट R3 इज अ वेक्टर स्पेस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको कैसे करोगे, तो देख लो, आप सिंपली जितना सारा आपका एक्सियोम है सबको आप प्रूफ करके दिखाओगे। कैसे प्रूफ करोगे, देखो आप 2-3 वेक्टर ले लो, देखो u ले लिया, पर इस बार देखो 3 नंबर है। क्यों 3 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर तो R3 दिया गया है, यहाँ पर R3 दिया है, R3 का मतलब क्या है, 3 टपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 3 टपल लिया, फिर यहाँ पर v का भी 3 आ जाएगा एंड w का भी 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्सियम 1, पहला एक्सियम क्या था, पहला एक्सियम हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लोजर अंडर एडिशन। तो वो देखो 2 वेक्टर को मैंने प्लस कर दिया, और 2 वेक्टर को मैंने क्या किया, अगर इसको मैं सेपरेट करता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 और प्लस v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस करेंगे तो कैसा होगा, u1 और v1 प्लस होगा तो ये आएगा, u2 v2 प्लस होगा तो ये आएगा, u3 v3 प्लस होगा तो ये आएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट मतलब 3 टपल ही फिर से आएगा। ठीक है, तो फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एक ही तरफ से देखो कि जो सी यू हो गया, सिंपली यू को हम लोग फैला दिया और उसके बाद सी हर एक यू का कंपोनेंट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी R3 में ही होगा। ठीक है, R3 क्यों, क्योंकि ये 3 टपल है। अरे सिंपल सी बात है, अगर 3 टपल हो गया तो वो R3 में होगा ही। ठीक है, तो फिर कम्यूटेटिव ऐसे दिखा गया, एसोसिएटिविटी भी आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर जीरो वेक्टर जीरो ये होगा जो ओरिजिन होता है, इसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, 0,0,0। और ये देखो ये सेटिस्फाई करता है u + 0 = u। एडिटिव इनवर्स, हर एक वेक्टर के लिए एक एडिटिव इनवर्स होता है जो -u से दिखाया जाता है, सेम ही चीज़ हम लोग दिखाएंगे। तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप सेम वे में दिखा सकते हो। ठीक है, ये सब डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, देखो और एक एग्जांपल दिया गया है कि इज द सेट एक्स वाई ग्रेटर देन 0 अ वेक्टर स्पेस अंडर द स्टैंडर्ड ऑपरेशन। देखो जो 10 एक्सियोम्स है ना, अगर किसी को वेक्टर स्पेस होना है तो ये 10 एक्सियोम या फिर 10 पॉइंट उसको सेटिस्फाई करना ही होगा। अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है,
अगर एक भी पॉइंट छूट गया तब वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को अगर चेक करने बोला है तो हम लोगों को 10 पॉइंट चेक करना होगा। अगर एक भी पॉइंट नहीं होता है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, हम लोग दूसरा पॉइंट को चेक करेंगे। देखो हम लोगों ने एक वेक्टर ले लिया v और एक स्केलर नंबर ले लिया -1। ठीक है, अच्छा v s में होगा, s में होगा, अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर x और y क्या बोला कि ग्रेटर देन 0, तो 1 तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होता है, 2 भी ग्रेटर देन 0 होता है, तो फिर ये तो s का प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, तो बिलोंग टू s होगा। अच्छा, अब वेक्टर प्रॉपर्टी का सेकंड पॉइंट क्या था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब मैं इस वेक्टर v के साथ जो मर्जी स्केलर मल्टीप्लाई करूं वो इसी s में होना चाहिए। तो चलो देखते हैं, मैंने स्केलर ले लिया c इज इक्वल टू -1, तो -1 इंटू 1,2 ये क्या होगा? ये सिंपली ऐसा होगा ना, -1 -2 हो जाएगा। अब आप बोलो कि -1 की 0 से बड़ा है? नहीं है। -2 0 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या ये s का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या ये s में होगा? नहीं होगा। तो अगर s में नहीं होगा तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेकंड जो एक्सियोम था वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो अगर सेकंड एक्सियोम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। तो वही लिखा गया, देयरफॉर S इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स और सेट में सेटिस्फाई ऑल 10 एक्सियम्स। हाँ, वही जो मैंने बोला कि एक भी अगर एक्सियम सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल है जो P2 है। P2 मतलब सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स जिसका डिग्री एटमोस्ट 2 है। मतलब P2 में आपका ऐसा पोलिनोमियल्स आएगा, जैसे x आ सकता है, x² + x आ सकता है, x - 2 आ सकता है, सिंपल कांस्टेंट भी आ सकता है, पर x³ नहीं आएगा क्योंकि इसका डिग्री 3 हो गया। हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो 3 पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको खुद से देख सकते हो, एकदम ईजी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज सबस्पेसेस। जैसे हम लोगों ने सब ग्रुप पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने सब रिंग पढ़ा है, तो ये बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, जैसे वेक्टर स्पेस है, जैसे ग्रुप है और उसका छोटा भाई होता है सब ग्रुप, सिमिलरली अगर वेक्टर स्पेस होता है तो उसका छोटा भाई होता है सब स्पेस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आइडिया बिल्कुल सेम है। जैसे रिंग में सब रिंग टेस्ट था, ग्रुप में सब ग्रुप टेस्ट था, यहाँ पर भी सब स्पेस टेस्ट होगा और वो भी एकदम बिल्कुल सेम है। तो पहले एक बार सब स्पेस क्या होता है वो समझ लेते हैं। अ सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड अ सबस्पेस इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस अंडर द सेम ऑपरेशन V। मतलब यही बोला गया है कि अगर आपका एक वेक्टर स्पेस V है और उसका एक सबसेट होता है W, वो W अगर खुद वेक्टर स्पेस होता है तब वो V का सबस्पेस होगा। सिंपल सी बात है। जैसे हम लोगों ने सब ग्रुप में पढ़ा था कि अगर एक ग्रुप होता है उसका एक सबसेट रहता है और वो सबसेट अगर खुद ग्रुप हो गया तो वो ये सब ग्रुप हो जाता है। तो सेम ही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सब ग्रुप टेस्ट को पढ़ लेते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ W। पहला बात तो नॉन एम्प्टी होना होगा। ये सबस्पेस तभी होता है जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी है कि जीरो वेक्टर उसमें रहना चाहिए। उसमें जीरो वेक्टर को याद रखना, ये सिंपल नंबर जीरो नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट नंबर जीरो। ओके, ये जीरो एक्चुअली वेक्टर है। जीरो वेक्टर मतलब ये कुछ ऐसा हो सकता है, 0 0 हो सकता है या फिर 0 0 0। तो ओके, ऐसा हो सकता है। ये एक वेक्टर है। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी देखो, क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए कि एडिशन के अंडर में ये क्लोज होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बस ये तीनों अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये सबस्पेस हो सकता है। इसी को ही हम लोग सबस्पेस टेस्ट बोलते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन W इज इक्वल्स टू, एक ऐसा आपको एक सेट दिया गया है कि W में कैसा टाइप ऑफ एलिमेंट है, 3 टपल एलिमेंट है और उसका लास्ट एलिमेंट 0 है। मतलब कुछ ऐसा टाइप ऑफ एलिमेंट्स होगा, 1 2 0 1 0 0 भी रहेगा। ठीक है, -1 -3 0 रह सकता है, पर 1 1 5 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो 5 है, तीसरा एलिमेंट 5 है, ये तो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं रहेगा। ऐसा टाइप ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर रहेगा।
तो आपको पूछा गया है कि ये जो मतलब सेट है, ये क्या सबस्पेस होगा क्या? तो सबस्पेस का 3 कंडीशन क्या क्या था? 3 कंडीशन, पहला था कि कंटेन 0 वेक्टर। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, अगर मैं 0,0 लिखता हूँ, अगर मैं 0,0,0 लिखता हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट वाला एलिमेंट तो 0 है, बाकी 2 एलिमेंट क्या है हम लोगों को मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लास्ट एलिमेंट को ही 0 बताया गया, बाकी दोनों तो जो मर्जी हो सकता है। और 0,0,0 में तो लास्ट एलिमेंट तो 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो इसमें बिलोंग करेगा। तो वही देखो यहाँ पर लिखा गया कि डज टेस्ट 1 डज डब्ल्यू कॉन्टेन 0 इज इक्वल टू ये। तो ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि इन दोनों को 0 लेने से ये यहाँ पर हो रहा है। तो ऑब्वियसली पहला टेस्ट पास हो गया, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन का जो मतलब 0 वेक्टर है वो यहाँ पर है। अब दूसरा देखते हैं कि इज डब्ल्यू क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखो, ये सब चीज़ तुमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं रेड से लिख दे रहा हूँ। ये सब सिर्फ समझाने के लिए है, एग्जाम में तुम ये सब नहीं लिखोगे। ये रेड वाला पोर्शन आप एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में नहीं लिखोगे, ठीक है? तो हाँ देखो, बाकी चीज़ लिखोगे। फिर देखो, लेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू x1 y1 0। मैंने 2 वेक्टर ले लिया और यहाँ पर ले लिया x2 y2 0। अब दोनों को प्लस कर देते हैं। दोनों को प्लस करने से क्या होगा? दोनों को प्लस करने से u प्लस v क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, और 0 प्लस 0 तो 0 होता है। और क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट वाला एलिमेंट फिर से 0 हो गया। क्लियरली देख सकते हो कि लास्ट वाला एलिमेंट तो फिर से 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या, ये भी w में होगा, ठीक है? और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि तीसरा प्रॉपर्टी था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग एक u वेक्टर लेते और एक स्केलर लेते हैं c, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब c इंटू एक्स वाई 0। तो ये कुछ ऐसा होगा, सी एक्स सी वाई c इंटू 0 मतलब 0 ही होगा। और क्लियरली फिर से लास्ट वाला एलिमेंट 0 है, तो अगर लास्ट वाला एलिमेंट 0 है तो इसमें होगा। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब w इसका सबस्पेस हो गया, ठीक है? तो देखो, और एक एग्जांपल है कि और एक सबस्पेस दिया गया है, और एक मतलब सेट दिया गया है u इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई, जहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो आपको पूछा गया है कि ये सबस्पेस होगा कि नहीं। सबस्पेस होने के लिए इसमें 0 वेक्टर रहना होगा, पहला कंडीशन यही था। और 0 वेक्टर मतलब क्या, यहाँ पर 2 टपल है, तो 0 वेक्टर 0,0। अब यहाँ पर बोला गया कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर भी करके देखते हैं, 0 प्लस 0 करने से क्या 1 आता है? कभी नहीं आता है। तो इसका मतलब ये इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो इसका प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करता है, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो ऑब्वियसली पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये कभी भी सबस्पेस नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स्ड क्या होता है एक बार देख लेते हैं कि एवरी सबस्पेस मस्ट कंटेन द 0 वेक्टर। लाइंस और प्लेन्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन कैनॉट बी सबस्पेस। सीधा सीधी बात है कि पहला कंडीशन जो है ओरिजिन मतलब 0 वेक्टर उसमें रहना ही होगा। अगर उसमें 0 वेक्टर ही नहीं है तो हम लोग बाकी कंडीशन देखेंगे ही नहीं, ठीक है? तो इतना तक तुम लोगों का एग्जाम में आएगा, ठीक है? इतना तक एग्जाम में आएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो PYQ में है मैं उसको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? तो इतना तक पढ़ने से इट विल बी एनफ फॉर योर एग्जाम्स, ओके? अब यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है, स्पैन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन, ये सब थोड़ा सा एडवांस होता है। अगर आपको मन है तो आप ये सब पढ़ सकते हो, पर एग्ज़ाम्स के लिए ये सब ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यही से आपका की समरी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप खुद से एक बार समरी देख सकते हो, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है? तो यही से ये वाला वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट्स वगैरह, तो बेझिझक पूछिए, ठीक है? स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।